नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली सचिवालय से शरद शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, विजय चौक से परिमल कुमार। देश प्रदेश में हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब के साथ, जिसके बाद सियासी भूचाल मच चुका है। सड़क से लेकर संसद तक आज दिन भर हंगामा मचता रहा और उसके बाद जो आप देख सकते हैं मेरे दाएं बाएं, ये जो हलचल है वो सीएम के बंगलों के बाहर है। मुंबई में जो ये सीएम का यहाँ पर आवास है, वर्षा बंगलो, उसके बाद आप उसके बाहर मीडिया की हलचल देख सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है सीएम उद्धव ठाकरे की। हालांकि बंगले के अंदर कोई जाता हुआ नजर नहीं आया है, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मीटिंग हो रही हो। हालांकि मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं उस पर पुख्ता तरीके से कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही है, किस मामले को लेकर है, लेकिन समझा जा सकता है ऐसे में कि पूर्व कमिश्नर के लेटर के बाद अब जब गेंद इनके पाले में ही डाल दी गई है मुख्यमंत्री के, तो ये मीटिंग भी अपने आप में अहम हो जाती है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में सामने आए। एक तरह से क्लीन चिट देते हुए उन्हें नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि जिस समय के ये आरोप हैं उस समय अनिल देशमुख कोरोना का इलाज करवा रहे थे, ऐसे में इन आरोपों को गलत ही समझा जाएगा। एक तरीके से क्लीन चिट शरद पवार ने दिया है। साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी पर इसका कोई असर आरोपों का नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार है, दोषी है, फिर चाहे वो परमवीर हो या फिर अनिल देशमुख। ये बात साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। और परिमल कुमार हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। परिमल, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां शरद पवार ने एक तरीके से क्लीन चिट तो दे दिया है अनिल देशमुख को और जो गेंद है वो अब सीएम उद्धव ठाकरे के पाले में फेंक दी है, तो यहां पर अब बस आपको क्या लगता है, सीएम साख बचाएंगे या सरकार? देखिए, यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं पूजा, क्योंकि जब शरद पवार मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधे तौर पे सवालों के जवाब दे रहे थे और कागजों का एक पुलिंदा लेकर वहां पर पहुंचे थे, जिसमें तमाम चीज़ें उस सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे कि अनिल देशमुख किस तारीख से किस तारीख तक हॉस्पिटल में रहे, कब वो होम क्वारंटीन में रहे लंबे समय तक। लेकिन शरद पवार की मुश्किल तब बढ़ गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित मालवीय का एक ट्वीट आया और ट्वीट पे जब सवाल पूछा हम जैसे पत्रकारों ने उनसे कि आखिर 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस पर पहले तो शरद पवार ये बचाव करते हुए नजर आए कि ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, लेकिन पत्रकारों ने जब जोर डाला कि नहीं माइक आईडी भी वहां पर दिख रही है, तमाम चैनल्स के माइक आईडी है, तो फिर इसको कैसे देखते हैं। फिर शरद पवार को वहां पे बैकफुट पे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जितनी जानकारी है उतनी जानकारी हम लेकर आए हैं और आपके पास यही बताने था कि अभी किसी भी संकट में अनिल देशमुख नहीं है और उनका इस्तीफा जो है किसी सूरत में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस मकसद से शरद पवार मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे, दरअसल एक सवाल उनके लिए मुश्किल खड़ा कर गई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और वहाँ पर जो है और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सही से वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उसका जवाब शरद पवार के पास उस वक्त था ही नहीं। जी परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिमल बता रहे हैं किस तरह से बचाव तो कर रहे थे शरद पवार, लेकिन अपने ही बातों के बीच में एक ट्वीट के बाद वो उलझते भी नजर आए। इसके बाद विपक्ष ने एक और ट्वीट करके तारीख को भी हाईलाइट किया है, क्योंकि पूर्व पुलिस कमिश्नर ने जो खत जारी किया था मीडिया के सामने, उसमें जो चैट उन्होंने पब्लिश किया था उसमें एंड ऑफ फरवरी भी वहां पर लिखा हुआ एक चैट में नजर आ रहा है कि कब मुलाकात हुई थी वजह और अनिल देशमुख की, तो उसमें जो तारीख है वो फरवरी के आखिर में भी लिखा हुआ है। उसको भी हाईलाइट विपक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका। अब चलते हैं शरद शर्मा के पास आगे की खबर के लिए। महाराष्ट्र के आईपीएस और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की है कि उन्होंने जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से खुद को ट्रांसफर किए जाने की अधिसूचना पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख के घर का सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की भी मांग की है। इस मामले में मुकुल रोहतगी उनकी पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक परमवीर सिंह की याचिका पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि मुकुल रोहतगी कल चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।
और इस पूरे मामले की जो नींव है अब उसकी बात करते हैं, जिसमें एक अहम जानकारी है। एंटीलिया केस में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक से लदी कार मिली थी और उसके बाद मनसुख हिरेन की जो हत्या से पूरा भूचाल मचा था, कथित हत्या की हम बात कर रहे हैं, उस पर अब एटीएस ने दावा किया है कि इस मामले को सुलझा लिया गया है। मनसुख हिरेन के कथित हत्याकांड को सुलझा लिया गया है क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी एटीएस ने की है, जिसमें कि एक निलंबित पुलिस वाला है और एक सट्टेबाज है। इस पर हमको आपको आगे बताएं कि एटीएस की थ्योरी के मुताबिक मनसुख की हत्या में सचिन वजे की अहम भूमिका रही है, ऐसा दावा है, और वही इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। वजे ने ही मनसुख को मारने के आदेश दिए थे, लेकिन हत्या के वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों की पहचान पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गौर के रूप में हुई है। शिंदे एक फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी पाया गया था और फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर था। एटीएस के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद वो लगातार वजे के संपर्क में रहा। एटीएस ने यह दावा वजे और दूसरे लोगों के मनसुख से बातचीत के कॉल रिकॉर्ड के आधार पर किया है। और सुनील सिंह इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, इस पर अहम जानकारी आपकी तरफ से ही दी जा रही थी कि 14 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं, क्या खबर है पूरी? बिल्कुल, जो 2 आरोपी जो गिरफ्तार हैं उनसे ये खुलासा हुआ है कि इस पूरे मामले में गुजरात के सिम कार्ड लिए गए थे सट्टेबाजों की मदद से, और उन सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया था पूरी साजिश को रचने में और साथ ही मनसुख मर्डर की हत्या में भी। तो उसी संदर्भ में आज जब जांच आगे बढ़ी है तो एटीएस की टीम गुजरात गई थी और गुजरात से एक सट्टेबाज को गिरफ्तार करके लाया गया है और पता ये चला है कि 14 सिम कार्ड गुजरात से लिए गए थे। उन्हीं 14 सिम कार्डों में से वजह ने एक सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिया था, जिससे कि उसने 4 मार्च की रात में मनसुख हिरेन को फोन कर कहा था कि मैं कांदीवली क्राइम ब्रांच से तावड़े बोल रहा हूं और मुझे मिलने के लिए आओ। वहां घोड़बंदर के पास बुलाया और उसके बाद ही दूसरे दिन संदेहास्पद स्थिति में मनसुख हिरेन की शव मिला था मुमरा रेती बंदर पे। तो ये साफ हो गया है कि सिम कार्डों का इस्तेमाल हुआ था और विनायक शिंदे और नरेश गौर जिसने कि सिम कार्ड ला के दिया था वो इस पूरे मामले में शामिल थे, गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसमें और भी लोग शामिल हैं और कितने लोग शामिल हैं, हत्या कब हुई, कैसे हुई, ये अब तक साफ होना बाकी है, जिसकी जांच फिलहाल एटीएस कर रही है। और लेकिन ये जरूर है कि सचिन वजे ने जब उनको लगा कि वो पूरा उनका मामला फंसता नजर आ रहा है तो सबूत मिटाने के लिए अपने ही दोस्त जिनकी कार का वो इस्तेमाल भी किया करते थे उसकी हत्या करवा दी और उसके लिए अपने ही कुछ साथियों का इस्तेमाल किया, कुछ सट्टेबाजों का इस्तेमाल किया और एक ऐसे पुलिसकर्मी का भी इस्तेमाल किया जो 2006 में लखन भैया एनकाउंटर में दोषी पाया गया था और पैरोल पर छूट कर आया था। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील बता रहे हैं कि किस तरह से एटीएस ने इसे सुलझाने का दावा कर लिया है और 14 सिम कार्ड जो बरामद हुए हैं उसको लेकर ये तमाम जानकारी। तो एनआईए के पास भी इस हत्या की जांच का जिम्मा गया है, लेकिन एटीएस ने फिलहाल इसे सुलझाने का दावा कर दिया है। और यूपी में एक दरोगा की क्यों हुई गिरफ्तारी, शरद शर्मा बता रहे हैं। बस्ती जिले में एक दारोगा दीपक सिंह को आज गिरफ्तार कर लिया गया। दारोगा पर आरोप है कि उन्होंने पहले एक लड़की को धमकी दी कि जबरदस्ती वो उनके साथ मोहब्बत करे। जब लड़की ने इनकार कर दिया तो दारोगा ने उसके लड़की के और लड़की के परिवार पर 8 फर्जी मुकदमे ठोक दिए। अब उस समय के जो एसपी थे उन्होंने इस मामले की जांच करवाई और जब जांच करवाई तो दारोगा को क्लीन चिट दे दी गई और हाल ये हुआ कि जिस दारोगा को लाइन हाजिर किया गया था उसको वापस नौकरी पर ले आया गया। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो पहले जो एसपी थे वहां के हेमराज मीणा उनको हटाया गया और उसके बाद गृह विभाग ने जब इस मामले की जांच करवाई 4 बड़े अधिकारियों से तो उस जांच में यह पाया गया कि दारोगा दोषी हैं और उसके बाद आज दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी इंचार्ज दीपक कुमार सिंह एसआई थे, वो हमारे पास मार्क्स चेकिंग के दौरान हमारा नंबर लिए, फोन मैसेज उल्टा सीधा मैसेज करना चालू किए, हम उनको ब्लॉक कर दिए। इसी में बौखलाए वो हमारे पूरे परिवार के ऊपर 8 मुकदमा कर चुके हैं, अनेकों धाराएं लगा चुके हैं, देशद्रोह और कुख्यात अपराधी का नोटिस हमारे घर पे लग गया है। हम लोगों की शादी, हमारी बुआ की लड़की की शादी होने वाली थी, उनकी छोटी बहन की शादी की गई, उनका शादी कैंसिल हो गया, हमारी शादी कैंसिल हो गई, हमारा पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया। बस थोड़े से न्याय की उम्मीद है कि हम लोगों को कहीं से न्याय मिलेगा, अगर नहीं मिला तो सुसाइड के अलावा और कुछ हम लोगों के पास चारा नहीं है। अभी जैसे चूंकि प्रथम दृष्टया उसमें उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी तो उनकी जो जांच रिपोर्ट है और जो प्रथम दृष्टया पाए गए साक्ष्यों के आधार पर
दीपक सिंह के खिलाफ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस आधार पर हमने उनकी गिरफ्तारी की है। आगे जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बस्ती जिले में एक पुलिस चौकी पे तैनात दरोगा दीपक सिंह को पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया, वो जेल भेजे जा रहे हैं। उनके ऊपर आरोप ये है कि वो अपने इलाके की एक लड़की से जबरदस्ती मोहब्बत करना चाहते थे। लड़की ने मोहब्बत करने से इनकार कर दिया तो लड़की, उसकी बहन, उसके भाई और उसके परिवार के 8 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे उन्होंने कायम कर दिए। लड़की का आरोप है कि 31 मार्च 2020 को लॉकडाउन के दौरान वो अपनी बहन की दवा लेने के लिए घर से निकली थी। चौकी के दरोगा ने रास्ते में उसको रोक लिया, मास्क वगैरह के बारे में कुछ पूछताछ की, फिर गाड़ी के कागजात चेक करने के बहाने उसको बिठा लिया। लड़की का आरोप है कि वो बहुत देर उसको बिठाए रहे। कागज वगैरह चेक करने के बाद उन्होंने उसका मोबाइल नंबर मांगा और उससे कहा कि अब तुम जा सकती हो। बाद में दारोगा ने, लड़की का आरोप है कि उससे व्हाट्सएप के ऊपर अश्लील बातें लिखनी शुरू कर दी, घटिया बातें लिखनी शुरू कर दी, व्हाट्सएप कॉल करनी शुरू कर दी। लड़की ने दारोगा को मना किया लेकिन नहीं माने। जब वो नहीं माने तो लड़की ने दारोगा का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसकी शिकायत भी की, जांच हुई, बस्ती के एसपी ने जांच की, लेकिन उन्होंने दारोगा को मुकदमे वगैरह करने के सारे मामलों में क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने कुछ अनुशासनहीनता की है, जो लड़की को उन्होंने फोन वोन किया या चैट की, लिहाजा उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। बाद में वो फिर बहाल भी हो गए। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें गोरखपुर के एडीजी, इलाके के आईजी, बस्ती के डीएम और बस्ती इलाके के कमिश्नर उसमें शामिल थे। उस कमेटी ने जांच की। जांच करने के बाद पहली नज़र में दारोगा को इसका दोषी पाया है और दारोगा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है इस आरोप में। आप सोचिए कि अगर पुलिस ये कर रही है लोगों के साथ में, तो वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेगी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश शो में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अब सार्वजनिक होली पर दिल्ली में रोक लग सकती है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये चर्चा हुई है। दिल्ली में अभी पॉजिटिविटी रेट 1% से अधिक हो चुका है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्यौहार मनाना सुपर स्प्रेडर हो सकता है। जरूरत है कि लोग अपने घरों में ही होली मनाएं, भीड़ से बचें। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट के सुझावों पर बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सहमति जाहिर की है। और शरद शर्मा के पास चलते हैं और जानकारी के लिए। शरद, कोविड पर एक और त्योहार की बलि कोविड चढ़ा चुका है। ऐसे में अब औपचारिक ऐलान इसका कब होगा कि होली सार्वजनिक तौर पे दिल्ली में नहीं मना पाएंगे लोग? देखिए, पिछले महीने हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर जहां करीब 100 मामले रोजाना आ रहे थे, अब दिल्ली के अंदर करीब 800 से ऊपर मामले आ रहे हैं। लगभग 8 गुना अपने निचले स्तर से दिल्ली में कोरोना बढ़ चुका है। पिछले महीने तक जहां 1000 टेस्ट होने पर 2-3 लोग पॉजिटिव मिलते थे, अब 10-11 लोग जो हैं पॉजिटिव मिलने की स्थिति आ गई है। तो इसीलिए अब आज जो बैठक हुई है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, उसमें सब सहमत है कि हाँ, रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, वरना ये और फैल सकता है। तो जल्द ही माना जा रहा है कि अभी 1 हफ्ता है होली में, तो अगले 2-3 दिन के अंदर ये आदेश जो है औपचारिक रूप से आ सकता है। लेकिन ये आदेश क्या होगा? क्या सरकार ये कहेगी कि 5 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठे ना हो, 10 लोग से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, 20 लोग इकट्ठे ना हो, या फिर पूरा ही एक ब्लैंकेट बैन जिसको बोलते हैं कि पूरी तरह से सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध लग जाएगा? ये अभी हमें देखना होगा, क्योंकि हमने देखा था छठ की जब बात हुई थी उस दौरान कोरोना बहुत फैल रहा था, तो दिल्ली सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, यानी पूरी तरह से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई छठ मनाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। क्या उस तरह से होगा या कुछ ढिलाई दी जाएगी? तो ये अभी देखना होगा। अगले 2-3 दिन के अंदर आदेश जारी हो सकता है। पूजा, शुक्रिया शरद। तो शरद बता रहे हैं कि किस तरह से जल्द ही यहाँ पर ऐलान हो सकता है, और भी ऐसे राज्य जहाँ मामले बढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे ऐलान
आशंका है कि वहां भी ऐसे ऐलान हो सकते हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से कोविड की वैक्सीन के डोज को लेकर एक अहम सुझाव राज्यों को भेजे गए हैं। क्या है पूरी खबर, परिमल के पास चलते हैं इसके लिए। शुक्रिया पूजा। दरअसल कोविड वैक्सीन को लेकर, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसके सेकेंड डोज को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि अब जो वैक्सीन की दूसरी डोज है वो 4 से 8 हफ्ते के बीच में ले सकते हैं। दरअसल ये जो सुझाव दिया गया वो एंटागी और नेकवैक, जो दो एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उनके सुझावों के बाद ये राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। पहले ये था कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में कोविशील्ड की दूसरी डोज ली जा सकती है, लेकिन साथ में चिट्ठी में ये भी बताया गया है कि अगर ये वैक्सीन की दूसरी डोज 6 से 8 हफ्तों के बीच में दी जाती है तो वो ज़्यादा असरदार होगी। शुक्रिया परिमल। तो दिल्ली से परिमल और शरद के साथ मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।